वेलकम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अब हम लोग आज पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि हम कंपाइलर को क्यों स्टडी कर रहे हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यानी हम बेसिकली आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन किस तरह होती है, हमने असल में उस चीज़ को पढ़ा था और हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करेंगे, लेकिन हर अभी हम आगे चल रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट अप टू दिस पॉइंट वी हैव ट्रीटेड अ कंपाइलर एज अ सिंगल बॉक्स दैट मैप्स अ सोर्स प्रोग्राम इनटू सेमेंटिकली इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम। अभी तक हम ये कहते हैं कि भाई ये सोर्स प्रोग्राम है, एक डब्बा बना दिया, बॉक्स सा कंपाइलर है वो, लेकिन वो कंपाइलर कितने सारे काम परफॉर्म करता है अब हम उस चीज़ को देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि वो हर एक स्टेप जो है वो किस तरह परफॉर्म होता है। सो इफ़ वी ओपन अप दिस बॉक्स अ लिटिल वी सी दैट देयर आर टू पार्ट्स टू द मैपिंग, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। द एनालिसिस पार्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमारे पास एनालिसिस पार्ट है दैट breaks up the source program into constituent pieces and imposes a grammatical structure on them। हमारे पास जो एनालिसिस पार्ट है वो आपके प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करता है और फिर उस पर क्या करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उस पर लगाता है कि ग्रामेटिकली ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं ठीक, आपकी लैंग्वेज के साथ उसको मैच करता है। ये समझें सिंपल वर्ड्स में। इट देन यूजेस दिस स्ट्रक्चर टू क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना देता है। उस सब करने के बाद if the analysis part detects that the source program is either syntactically ill-formed or semantically unsound, then it must provide informative messages। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे ये डिटेक्ट करता है कि अगर सोर्स प्रोग्राम syntactically या फिर semantically unsound हो, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेटिव मैसेजेस आपको प्रोवाइड करता है कि जी ये हमारे पास मसला आ गया, ठीक है। एनालिसिस पार्ट ये कर रहा है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पीसेस में उसको डिवाइड कर रहा है और उसके बाद उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे चेक कर रहा है। ये आपकी मेन चीज़ है। सो द यूज़र कैन टेक करेक्टिव एक्शंस। फिर यूज़र क्या करता है कि कोई सिंपल करेक्टिव एक्शंस जो है वो ले लेता। The analysis part also collects information about the source program and stores it in the data structure called symbol table। That is a very important thing। symbol table को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्चुअली आपके पास क्या होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और कलेक्ट होके हम इसे स्टोर कर लेते हैं सिंबल टेबल में। दिस इज़ अबाउट द सोर्स प्रोग्राम which is passed along with the intermediate representation to the synthesis part। फिर जब आप intermediate representation बना लेते हैं, ये आपकी intermediate representation है और इसको जब आप synthesis part को देते हैं तो उसके साथ आप symbol table वाली information भी देते हैं। समझ आ गई मेरी बात। अब अगला हमारे पास है the synthesis part। the synthesis part अब हमारे पास क्या करता है, this part constructs the desired target program फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। आपने इंटरमीडिएट यानी आपको प्रोग्राम मिला, आपने उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करके एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाई, वो दी सिंथेसिस पार्ट को और सिंथेसिस पार्ट ने उसकी टारगेट प्रोग्राम बना लिया। तो ये डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम जो है वो बनाता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से। द इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल, वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और जो आप सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन देते हैं उन दोनों को जोड़ के ये एक टारगेटेड प्रोग्राम बनाता है। द एनालिसिस पार्ट इज़ ऑफन कॉल्ड फ्रंट एंड। जो हमारा एनालिसिस पार्ट है उसे हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, ठीक हो गया। और सिंथेसिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम इसको बैक एंड भी कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो हम इसे इस तरह कर देते हैं ग्रीन कलर में, ऑलराइट, ठीक है। तो एनालिसिस पार्ट है फ्रंट एंड और सिंथेसिस पार्ट है बैक एंड। अब हमारे पास, सॉरी मैं इसको दोबारा करती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो सिंथेसिस पार्ट है, ओके, अब हमारे पास इफ वी एक्जामाइन द कंपाइलेशन प्रोसेस इन मोर डिटेल वी सी दैट इट ऑपरेट्स इन अ सीक्वेंस ऑफ फेजेस। हमारे पास एक फेजेस होते हैं कंपाइलर के, हम उन सारे फेजेस को देखेंगे। ईच
of which transforms one representation of the source program to another. हर एक फेज़ एक रिप्रेजेंटेशन को उठाता है और उसे दूसरी में कन्वर्ट करता जाता है और फिर उसकी पूरी अगर हम टिपिकल डिकम्पोजिशन करें कंपाइलर की फेजेस में तो नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगी. इन प्रैक्टिकल सेवरल फेजेस में बी ग्रुप टुगेदर एंड इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द ग्रुप फेजेस नीड नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड एक्सप्लिसिटली. द सिंबल टेबल विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन about the entire source program is used by all the phases. अब आपके जो सिंबल टेबल में चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे फेजेस यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि असल में आपके कंपाइलर के ये सारे फेजेस हैं. एक मिनट में आपको ये छोटा करके दिखाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं. ये देखें, ये आपके सारे के सारे फेजेस हैं कंपाइलर के. करेक्टर स्ट्रीम, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिर मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर. ये आपका 2 दफ़ा कोड ऑप्टिमाइजर लगता है. हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं ऑल दैट स्टफ. अब इसके बाद आपके पास ये हम इन सारे स्टेप्स को शॉर्टली पढ़ेंगे कि कैसे आ रहा है आपके पास. ये सारे स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को हम पहले थॉरली पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे और फिर थॉरली पढ़ेंगे. अलॉन्ग विद दिस आई ऑल्सो वांट यू टू इसको हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने आपको जो इस बुक का बताया था. वाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज इसमें इसको हमने ज़्यादा हम शायद लेके चलें. मैं एक मिनट आपको ये इसका दिखाती हूँ. आप ये देखें, अभी जो मैंने आपको सारे पार्ट बताए आप देख सकते हैं कि वो इसके सारे चैप्टर नेम्स हैं. और क्योंकि ये बुक थोड़ी सी शॉर्टर है तो इसलिए मैं आपके लिए ये सजेस्ट करती हूँ, वरना इसके भी सब कुछ यही कुछ है. ये आप देख सकते हैं ये सारे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, बट इट हैज़ 1000 पेजेस. और जब मैं आपको दरमियान में से चीज़ें कटवाऊँगी तो आप थोड़े परेशान हो जाएंगे. ठीक हो गया. लेकिन ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी लिखी हुई थी, इस वजह से मैं आपको ये इस बुक में से करवा रही हूँ, वरना तो मैं आपको इसी बुक में से ये सब चीज़ें करवा देती. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये इसके कंटेंट्स हैं. लेट्स अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं. मैं आपको ये इसलिए साथ बता रही हूँ कि फिर जब हम आगे पहुँच जाएंगे तो मैं इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहूँगी. कि इसमें हमारे पास ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सारी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास ये ब्रॉड फील्ड है और ये हमें ज़रूरत है. जब तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम डील करेंगे तो तब तक हमें कंपाइलर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी. यहाँ पे अब ये जो है व्हाट इज़ अ कंपाइलर, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है वही बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है. तो आप ये इसको इन तीनों बुक से एक दफ़ा ज़रूर स्टडी कीजिएगा. इट्स जस्ट टेक्स 5 मिनट्स, इवन लेस देन दैट. कि आपके पास ट्रांसलेटर होता है. ये जनाब ये देखें जी, सोर्स लैंग्वेज, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक हो गया. और हमारे पास कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेट करता है, क्योंकि हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो वो इस तरह पास्कल और सी जैसी होती हैं और हमें उसे करना इनमें कन्वर्ट पड़ता है. फिर थोड़ी सी उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि अर्ली डेज़ में हम लोगों के पास जो है वो हेक्साडेसिमल पैटर्न्स में हम लोगों की चीज़ें चलती थी. जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया विद एवोल्यूशन हमारे पास असेंबली लैंग्वेजेस आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई. अब लैंग्वेजेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई, मॉडर्न होती गई. तो फिर हमारे पास जो प्रोग्रामर्स ने अटेंशन पे की कि हमारे पास मस्ट हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोसेसर इन द यूज़. तो हमें कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि लोग जो है वो हायर लैंग्वेज में काम कर सके और हम जो है वो लोअर लैंग्वेज कंप्यूटर में उसको अंडरस्टैंड करवा सकें. सो बेसिकली बाय द एंड ऑफ 1950 मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड. क्योंकि हमें लगा कि हमें तो भाई बहुत सी काम करने हैं, तो हमने मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाई. ये इसमें ये सारी बातें ब्रीफली लिखी हुई हैं और इसलिए मैंने आपको उनसे पढ़ाया थोड़ा सा कि आप समझ लें, और बाकी हम इससे भी करेंगे सारा. फिर आपके पास जब इस तरह आप लोगों की हाई लेवल लैंग्वेजेस आई तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस हुई कि हमारे पास कंपाइलर्स होने चाहिए. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट एवर कंपाइलर जो है वो हमारे पास बना था, दैट वाज मे बी इन 1990s. ये इसने कंपाइलर को कॉइन किया था 1950s में कि कंपाइलर जैसी भी कोई चीज़ होनी चाहिए. फिर 18 मैन ईयर्स की मेहनत के बाद हमारे पास फर्स्ट कंप्लीट कंपाइलर बना फोर्ट्रॉन का. ठीक है जी, ये आपने चीज़ें देखनी है. 18 मैन ईयर्स, ये पूरी चीज़ है, हम इसे कर लेते हैं हाईलाइट.
18 मैन ईयर्स का मतलब ये होता है कि मैन ईयर एक्चुअली यूनिट ऑफ मेजरिंग द टाइम है, ठीक है। आप जब टाइम को मेजर करते हैं वो इस तरह मेजर करते हैं कि एक इंसान एक साल में कितना काम कर सकता है। तो एक इंसान एक साल में तकरीबन 2000 घंटे या 2080 घंटे काम कर सकता है। तो 18 मैन ईयर्स का मतलब ये है कि आप 2080 घंटों को 18 से ज़रब दे दें तो जितने आवर्स बनते हैं तो वो 18 मैन ईयर्स बनते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक कंपाइलर पहला पूरा बनाने के लिए हमें 18 मैन ईयर्स लगे, और मेरा ख्याल है कि वो 1957 में बना। तो अगर आप उसे एक्चुअल ईयर्स पे देखें, हम एक्चुअल ईयर्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एक्चुअल ईयर्स में तो हो सकता है कि किसी बंदे ने छुट्टी भी किया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उन्होंने काम कितनी देर किया, ये हम कंसीडर कर रहे हैं कितने घंटे काम किया गया। तो मैन ईयर का मतलब ये होता है कि वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके। तो ये मैन ईयर 2-3 जगह लिखा गया है इस तरह, तो मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट डू वी मीन बाय मैन ईयर्स। अब हमारे पास रीजंस क्या थी, हम क्विकली देखेंगे। अच्छा, इस बुक की सबसे अच्छी बात यह कि हम इसमें क्विकली चीज़ें देख लेते हैं आसानी से, लेकिन क्योंकि आपको वो पीछे बैकग्राउंड का नहीं पता था तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी क्विकली पे शिफ्ट नहीं हुई थी। अब यहाँ पे देखें, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मच ईजियर टू लर्न एंड अंडरस्टैंडेबल, नो बैकग्राउंड नॉलेज एंड हार्डवेयर इज नेसेसरी। ये तो देखिए आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस के कितने फ़वायद हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंपाइलर चाहिए। फिर दे कैन बी इजीली डिबग्ड, दे आर रिलेटिवली मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन पर डिपेंड नहीं करती आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस। और वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्रामर्स नीड नॉट टू कंसीडर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। आप बस प्रोग्राम लिखते हैं, ये अगला काम कंपाइलर का है, वो कैसे उसको सिस्टम से कंपैटिबल बनाता है। अब तो सिस्टम्स भी इतने आप ये समझ लें कि एडवांस आ चुके हैं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखनी नहीं पड़ती। देन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बेसिकली। अब देखिए ये आपको एक और व्यू पता चला उसका, और इशू वो कर देता है एरर मैसेजेस को। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मोर पावरफुल टू कंट्रोल द डेटा स्ट्रक्चर फैसिलिटीज देन लो लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद ये हमें फास्टर डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं। आपके स्किल्ड प्रोग्रामर्स भी जो हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो भी उतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे जितनी एक हाई लेवल लैंग्वेज में जो डेवलपर होगा वो कर सकेगा। तो ये तकरीबन उन्होंने बताया डेवलपमेंट इंक्रीज एंड इट बिकम्स 10 to 100 टाइम्स फास्टर डेवलपमेंट होगी। अब देखिए जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो हमारे पास डेवलपमेंट और हर चीज़ जो है वो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ, अगर आप बैक एंड पे देखें तो इफ़ यू मेक अ लैंग्वेज एंड नो कंपाइलर कैन कंपाइल देम, तो फिर वो किस काम की, किसी काम की भी नहीं है। तो अगर किसी ने कोई लैंग्वेज ये सब चीज़ें कितनी इंटर रिलेटेड हैं डेवलपमेंट के साथ। आप ये देखें कि आपके अब सॉफ्टवेयर्स इतने एक्सपर्ट हैं और इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो किसी कहीं कंपाइल हुए ना, तो अगर कंपाइलर ना होते तो वो सॉफ्टवेयर ही ना बन पाते। तो कंपाइलर जो है वो डेवलपमेंट के साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। आप लैंग्वेज बना रहे हैं तो आपको फिर कंपाइलर भी चाहिए, तो फिर ही आप उस लैंग्वेज में काम भी करेंगे और फिर ही कोई डेवलपमेंट भी होगी, फिर उस डेवलपमेंट के नतीजे में आप मजीद डेवलपमेंट करेंगे। सो दैट इज़ अ साइकिल दैट गोज ऑन। तो इसीलिए जो मेरा आपने एक लेक्चर भी सुना होगा जिसमें मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था द नीड ऑफ कंपाइलर्स एंड वाई वी आर कंपाइलर डेवलपमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है and all that stuff, जिसमें मैंने आपको लैंग्वेजेस का भी बताया था। अब कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड पीपल, अच्छा जी, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मच ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव टू मेंटेन। ये नहीं, आप बेसिकली अगर हायर लेवल लैंग्वेजेस की सारी खूबियाँ निकालें तो ये सारी तकरीबन वही लिखी हुई हैं थोड़ी सी अमेंडमेंट्स के साथ, और बताया गया कि क्यों हाई लेवल लैंग्वेजेस चाहिए, और अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस चाहिए तो फिर हमें कंपाइलर्स भी चाहिए होंगे। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो फिर कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो हमें चाहिए कंपाइलर्स, इसलिए क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक मजे की चीज़ लिखी हुई है, दैट इज इनिशियली कंपाइलर्स वर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। इन 1962 टिम हॉट एंड माइक लेवन एट MIT क्रिएटेड फर्स्ट सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर फॉर लिस्प। सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर हमारे पास है। सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर इज केपेबल ऑफ कंपाइलिंग इट्स ओन सोर्स कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज। द इनिशियल C compilers were written in C and AT&T Bell Lab. Since 1970 it has become common practice to implement compilers in the language it compiles. ठीक हो गया। And building self hosting compiler is a bootstrapping problem. ये भी मैंने आपको bootstrapping उधर भी बताया, तो यहाँ पे भी bootstrapping है, लेकिन परेशान ना हो, bootstrapping के भी एक पूरा टॉपिक भी आएगा तो हम उसमें भी पढ़ लेंगे। लेकिन सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर्स हमारे पास यही है कि वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज में ही लिखे जाते, इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज
सेम होती है, दैट इज हेल्पिंग। अच्छा, व्हाट इज द चैलेंज? यहाँ पे हमें ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैं आपको, वैसे मैंने ये बुक जब शुरू करवानी थी तो पूरी करवानी थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं फेजेस बताने के बाद दोबारा से इस चीज़ पे आऊँगी तो दैट वुड बी अ लिटिल ऑकवर्ड। तो हम पहले इसी को देख लेते हैं, फिर हम उन फेजेस को देख लेंगे। असल में ये सब चीज़ें इसी तरह मिक्सड हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट, इट मेक्स इट व्हाट, मेरे जहन में लफ्ज़ नहीं आ रहा, चले हैं छोड़ें। अब कम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाइलर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक हो गया। बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी द कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स एंड एक्सपेंडिंग फंक्शनैलिटी सपोर्टेड बाय न्यूअर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये इस वजह से है। क्योंकि हमारे पास आर्किटेक्चर्स जो है वो नए आ रहे हैं, लैंग्वेजेस जो है वो नई आ रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जब इतनी सारी चीज़ें नई आएंगी तो हमें इसके चैलेंजेस भी ज़्यादा देखने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं इन चैलेंजेस को, देखिए इस तरह के ये बड़े क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े अच्छी चीज़ें हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखिए प्रोग्रामिंग, सबसे पहला चैलेंज ये कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक फोर्ट्रॉन, C++, जावा, मतलब मुख्तलिफ है ना, हर एक की मुख्तलिफ सिंटैक्स है। फिर हमारे पास प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स डिफरेंट है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट है, फिर पैराडिगम्स भी डिफरेंट है। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं, लॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं, सो दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। Then we have different computer architectures, ये भी हमारे पास डिफरेंट है। तो अब आप देखें आपके पास इंटेल, अल्फा, MIPS और इस तरह की चीज़ें हैं। फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिफरेंट है। अब आपको पता होगा कि लिनक्स के आप जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो वो लिनक्स के लिए डिफरेंट होगा, विंडोज़ के लिए भी लिखा होता है और मैक के लिए भी लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि मैक की चीज़ें विंडोज़ पे नहीं चलेंगी, लिनक्स की चीज़ें विंडो पे नहीं चलेंगी, विंडोज़ की चीज़ें उन पे नहीं चलेंगी। तो आपके कंपाइलर को कंपाइल करने पड़ेंगे प्रोग्राम्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी, सो इट्स गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास ये देखें, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास, दीज आर इम्पॉर्टेंट वंस, सो आई वांट यू टू इवन मेमोराइज दैम। ये जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ ना सारी, ये आपने मेमोराइज भी करनी है। अब आपके पास क्वालिटीज़ क्या आनी चाहिए कंपाइलर की? भाई ये बग फ्री होना चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी ये लिखी हुई है, इट मस्ट बी बग फ्री। ये अगर आपके कंपाइलर में ही बग होगा तो फिर तो हो गया ना काम, ठीक हो गया। और इसको करेक्ट मशीन कोड बनाना चाहिए, ये भी बात ठीक होगी। ये फास्ट होना चाहिए। उसके बाद द जनरेटेड मशीन कोड मस्ट बी फास्ट, द कंपाइलर इटसेल्फ मस्ट रन फास्ट, दो चीज़ें हैं ये। उसके बाद ये पोर्टेबल होना चाहिए, जैसे कि सपोर्टिंग सेपरेट कंपाइलेशन। उसके बाद इसको एरर मैसेजेस जो हैं वो अच्छे प्रिंट करने चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायग्नोस्टिक इसको अच्छी करनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जी है एग्जिस्टिंग डिबगर्स के साथ उसको काम करना चाहिए, और कंपाइलर मस्ट हैव वर्क वेल विद एग्जिस्टिंग डिबगर्स। और उसकी कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल ऑप्टिमाइजेशन जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम आपको पता ही होगा ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लेकिन हम इससे भी आगे पढ़ेंगे। इससे मुझे अपने एक टीचर याद आ गए, वो हमें अक्सर कहते थे हम ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे, तो वो कभी आती ही नहीं थी आगे। तो फिर हम कहते थे कि सर ये तो आई नहीं, तो सर कहते थे कि ये हम पीछे पढ़ आए हैं। तो वो दैट वाज अ जोक, हुआ था हमारे साथ एक सेमेस्टर में ऐसे। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे हो। अगर मैं कुछ कहूँ कि हम उसे आगे पढ़ेंगे तो आई मेक श्योर कि हम उसे आगे पढ़ें, और अगर हम कभी ना पढ़ें तो आप मुझे ये आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि मैम आपने ये वाली चीज़ कही थी कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो आपने क्यों नहीं पढ़ाई, ताकि कम से कम आपके साथ वो ना हो जो कभी हमारे साथ हुआ था या ऐसा कोई इशू हुआ था। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बाद में कहें कि मैम तो कहती थी हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं। तो व्हाटसोएवर यू फील लाइक यू थिंक दैट थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, तो वो मेरे पास सबसे पहले आनी चाहिए। एंड डोंट वरी, आपको अभी तक पता होगा या आप मेरे बाकी प्रीवियस स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि मैं कोई इस तरह की टीचर नहीं हूँ कि मैं आपकी बातें माइंड करके बैठ जाऊँगी और मैं आपकी बातों की कंप्लेंट्स करूँगी किसी के सामने और ऑल दैट स्टफ। आपको कोई भी इशू है मुझसे बात करें, मैं कर सकूँगी रिजॉल्व तो कर दूँगी, नहीं तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ओके।
दैट्स ऑल अबाउट टीचिंग मैथडोलॉजी, नॉट पेपर चेकिंग मैथडोलॉजी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि जी बिल्डिंग अ कंपाइलर रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ। अब आप ये देखें कि आप अगर कंपाइलर बिल्ड करना है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि मैम हम कंपाइलर बनाएंगे, तो जी आप पहले ही देखें कि इतने सारा नॉलेज आपके पास है, फिर क्या आप कंपाइलर बना सकते हैं। एक तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, यानी उनका नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास वेरिएबल स्कोप, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स और पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स, मतलब ये सारी चीज़ें क्या आप लोगों को आती हैं अभी। यानी लेट से आप चाहते हैं कि आप C++ का एक कंपाइलर बनाएं, तो अब C++ का एक कंपाइलर बनाने के लिए आपको C लैंग्वेज कितनी अच्छी आती है, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आनी चाहिए, ठीक है जी, ऑटोमेटा और ग्रामर्स और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट स्टफ, थ्योरी आनी चाहिए। फिर आपको एल्गोरिथम्स और डाटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, वो भी पता नहीं अब आपको आते हैं कि नहीं आते। हैश टेबल्स, ग्राफ्स एंड ऑल दैट डायनामिक प्रोग्रामिंग। फिर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आना चाहिए कि आपको पता हो कि आप मतलब क्या है सब कुछ, असेंबली लैंग्वेज एंड ऑल दैट स्टफ। और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए, क्योंकि कंपाइलर बनाना एक लंबा काम है। तो इन सारे स्किल्स के साथ आप कंपाइलर बना सकते हैं, और इनमें से आपके पास हल्का फुल्का सा सिर्फ ऑटोमेटा का स्किल है और थोड़ी सी कोई लैंग्वेज आती होगी और हल्की फुल्की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती होगी। तो यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड इट्स अ वेरी गुड फील्ड इफ़ यू गो इनटू दैट, बट राइट नाउ आई डू नॉट थिंक कि आप लोग एक पूरा कंपाइलर बना सकेंगे बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इवन, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, ये वही बात इन्होंने दोबारा लिखी हुई है कि पहला कंपाइलर जो बना था वो 18 मैन ईयर्स में बना था, एंड स्टफ। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने ना पूरा आपको दिया हुआ कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। ये जो आपके कोर्स में जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसमें पूरा कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। इंटरप्रेटर इज अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दूसरी इससे भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटर में सिमिलर तरीके से ही काम करता है जैसे कंपाइलर काम करता है, जैसे उसमें भी लेक्सिकल, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स होती हैं। सो ये परफॉर्म होता है हर एक स्टेटमेंट पे, और जब स्टेटमेंट एरर फ्री होती है, इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, दैट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिस्प्लेड। अब यहाँ पे आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अब बेसिकली आपका इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। ये देखिए, ये इन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई यहाँ तक, ये कि इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह ही काम करता है। उसके फेजेस होते हैं लाइक लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, और वो चीज़ हर ये तीनों काम वो एक स्टेटमेंट पे करता है। और एक स्टेटमेंट पे वो पहले लेक्सिकल एनालिसिस करेगा, फिर सिंटैक्स और फिर सेमेंटिक करेगा, और जब वो स्टेटमेंट एरर फ्री होगी तो रादर देन उसको कि वो एक कोड में स्टोर करता जाए और पूरे को चलाए, वो स्टेटमेंट का रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, फिर अगली स्टेटमेंट पे ये सेम काम करेगा। In an interpreter, since every time the program has to be processed for and has to be checked for error, it is slower than compiler. अब आप हर एक स्टेटमेंट पे सेम काम करें, जबकि कंपाइलर में आप यहाँ पे आप ये देखें, कंपाइलर में आप पूरा प्रोग्राम लेते हैं, पूरा प्रोग्राम आप लेते हैं और उसका सारे के सारे का लेक्सिकल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर सिंटैक्स एनालिसिस करते हैं, फिर सेमेंटिक एनालिसिस करते हैं, और एक ही बार उसे पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ आप हर एक स्टेप को बार बार करते हैं, तो ये स्लोअर होता है आपके कंपाइलर प्रोग्राम से। उसके बाद राइटिंग इंटरप्रेटर प्रोग्राम इज सिंपलर टास्क देन राइटिंग अ कंपाइलर प्रोग्राम। अब आपको यहाँ से आप इनके डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, कम्प्लेक्सिटी को के दोनों में से किसकी ज़्यादा और कम है, और स्लोअर और फास्टर को आप देख सकते हैं। तो इंटरप्रेटर इज सिंपलर टास्क। उसके बाद हमारे पास वेयर एज इंटरप्रेटर, हाँ जी, लाइन टाइम, इफ स्पीड ऑफ इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट, इंटरप्रेटर कैन बी मूव टू एनी मशीन इजीली। लेकिन इंटरप्रेटर आप किसी भी मशीन पे मूव कर सकते हैं, और इसकी पोर्टेबिलिटी कंपाइलर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आपने एक कंपाइलर बना लिया है जो मैक पे चलता है, तो वो कंपाइलर आपका विंडोज़ पे नहीं चलेगा, वो मैक के लिए होगा, और विंडोज़ के लिए आपको दूसरा कंपाइलर बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, अगर आपने कभी कोई IDE डाउनलोड किया हो, जैसे आप इवन विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं, कुछ भी
आई थिंक आपको विजुअल स्टूडियो का शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप कोई भी आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे हम कंपाइलर भी कहते हैं, तो वो आप जब करें भी तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने किसके लिए करना है। इसका मतलब है कि वो क्रॉस उस पर नहीं चल रहा प्लेटफॉर्म पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। The interpreter first reads the source program line by line written in the high level programming language. It also reads the data for this program and then runs or executes the program directly against the data to produce results. अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है सोर्स प्रोग्राम, डेटा, इंटरप्रेटर, रिजल्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यूनिक्स शेल इंटरप्रेटर, इन्होंने इसकी एक एग्जांपल दी हुई है जो आपको इंटरप्रेटर की पता चल जाएगी। सम लैंग्वेजेस लाइक जावा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों को कंबाइन करती है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर को। इसकी एक एग्जांपल इस बुक में यहाँ पे दी हुई है। ये आपकी सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है और इंटरमीडिएट प्रोग्राम बनता है, इंटरमीडिएट और इनपुट से फिर वर्चुअल मशीन पे जाके आउटपुट बनता है। इसे कहते हैं हम हाइब्रिड कंपाइलर। ये होता है जी आपका जावा में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जावा लैंग्वेज प्रोसेसर कंबाइंस द कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक हो गया। और इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग लिखी हुई है। ये हाइब्रिड कंपाइलर होता है और ये जावा में हमारे पास होता है। और यही बात इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है कि आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर को कंबाइन कर लेते हैं और एक हाइब्रिड कंपाइलर बना लेते हैं। तो अब उसके बाद उसका यानी आप जब उसको प्रोग्राम देते हैं जावा को, तो वो एक बाइट कोड बनाता है। ठीक है। और ये बाइट कोड जो है वो इंटरप्रेट होता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और उसको साथ इनपुट भी दिया जाता है और वो एक पूरा आपके पास चीज़ जो है वो बन जाती है। So, in some system, the compiler may generate syntax tree, and syntax tree may be interpreted directly. These choice of compiler interpreter depends on the compromise made on the speed and space. The compiled code is bigger than syntax tree, but running speed is less than compiled code, but faster than syntax tree. The interpreter is good choice if the program has to be modified while testing. If it starts to run program quickly and works on representation, this is अच्छा। छोड़ें सारी बातों को, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए, आपके पास कितनी स्पेस है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप प्रोग्राम बनाते हुए उसको टेस्ट भी करना चाहते हैं तो तब भी ये एक बड़ी गुड चॉइस हो जाती है आपके पास। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि दोनों जो हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स हैं are written in some high level programming language which may be different from languages they accept, and they are translated into machine code. For example, Java interpreter may be completely written in C or C++ or even in Java. अब आपके पास वो ये बता रहे हैं कि इंटरप्रेटर हम किसी भी लैंग्वेज में, मैं सी में एक कंपाइलर लिखती हूँ और वो होता है जावा के लिए, तो आई कैन डू दैट बिकॉज मुझे हो सकता है मुझे जावा में प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी ना आती हो, सी में ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन मुझे जावा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हैं, तो मैंने उसका कंपाइलर सी में लिख लिया, तो दैट हैपन्स। Because an interpreter does not generate machine code as output for the input source code, it is machine independent. चलिए जी, ये तो machine independent है। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस का लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है C++, Fortran, Pascal and C# are usually compiled। ये कंपाइलेशन वाली लैंग्वेजेस हैं, ये देखें। और अगर आप बेसिक जावास्क्रिप्ट, लिस्प, लोगो, एलओजीओ, पर्ल, पाइथन, स्मॉल टॉक और एपीएल की बात करें तो दे आर यूजुअली इंटरप्रेटेड। इट्स नॉट ऑलवेज बट इट्स यूजुअली। आगे हमारे पास है कि हमारे पास जनरली कंपाइलर जो है वो फास्टर होते हैं बिकॉज इंटरप्रेटर रीड्स एंड इंटरप्रेट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, ये सारी आपकी बातें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड देम इजीली। अब हमारे पास है इसके एडवांटेजेस, जो आपके पास इंटरप्रेटर के एडवांटेजेस हैं। यू हैव टू रीड देम एज वेल, एंड इफ़ यू फाइंड एनीथिंग लाइक प्रॉब्लमैटिक तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या है। इफ़ अ प्रोग्राम इज सिंपल इट इज़, ये देखें, ये एक जो आपके पास एडवांटेज है वो उन्होंने नीचे एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ कि वो किस वजह से हमारे पास इंटरप्रेटर के ये एडवांटेजेस हैं। तो यू हैव टू स्टडी देम, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देम तो आप वो मुझे बता सकते हैं।